गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है लोकतंत्र का। लोकतंत्र के अंतर्गत हमने प्रीवियस वीडियो तक अध्ययन किया लोकतंत्र के गुणों के बारे में। लोकतंत्र के अंतर्गत प्रमुख रूप से देखने को मिलता है कि जनता का शासन होता है। जनता है वो सरकार बनाती है, जनता ही सरकार को प्रमुखतः चुनती है और जनता को इस सरकार को हटाने का पूरा अधिकार है। तो ऐसी शासन व्यवस्था को प्रमुखतः क्या है कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था कहा गया है, जिसमें अंतिम शक्ति जनता के पास में होती है। तो लोकतंत्र के जिस प्रकार अनेक गुण हैं, उसी प्रकार लोकतंत्र में विभिन्न प्रकार के दोष देखने को मिलते हैं। उन दोषों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसे जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, वैसे वैसे आप तैयारी करते रहें और उसके साथ है वो नोट्स भी प्रॉपर तैयारी करते रहें। तो आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे लोकतंत्र के दोष कौन कौन से उनके बारे में। हमारी आज की हेडिंग है लोकतंत्र के दोष। दोष का मतलब होता है कमी से, या फिर एक प्रकार से कहा जाए तो अवगुण भी इनको कह सकते हैं। यानी किसी व्यवस्था में अगर कुछ गुण होते हैं, कुछ विशेषताएं होती है, तो कुछ उसके अंतर्गत कमियां व दोष देखने को भी मिलते हैं। अब ये लोकतंत्र के अंतर्गत कौन कौन से दोष और कौन कौन सी कमियां हैं, इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि लोकतंत्र का जो प्रथम दोष है, प्रथम अवगुण है, प्रथम जो कमी है, वो कौन सी है? बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता। बुद्धिजीवी का मतलब होता है जो जिसमें सोचने समझने की क्षमता अधिक हो, जिसके पास से ज्ञान अधिक हो, जिसके पास से एक प्रकार से कहा जाए तो हर प्रकार से निर्णय लेने की क्षमता हो, उस व्यक्ति को प्रमुखतः क्या बुद्धिजीवी कहा जाता है। यानी जो श्रेष्ठ हो, गुणवान हो और हर चीज को सोचता समझता हो, उसको बुद्धिजीवी व्यक्ति कहा जाता है। तो प्रमुखतः इसमें बात आती है बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता। उदासीनता का मतलब होता है उसमें सम्मिलित नहीं होना, या फिर अगर किसी न किसी कारणवश अपने आप को पीछे हटा लेना। तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है योग्य व्यक्ति को महत्व नहीं। हम देखते हैं कि जो लोकतंत्र है उसमें योग्य व्यक्ति को अधिक महत्व नहीं दिया जाता। यानी जिस व्यक्ति में अच्छी योग्यता हो, अच्छा कौशल हो, अच्छा ज्ञान हो, उसके बजाय लोकतंत्र में प्रमुखतः जो शक्तिशाली है, बलशाली है या राजनीतिक रूप से मजबूत है, ऐसे व्यक्ति क्या है प्रमुखतः लोकतंत्र में सम्मिलित होते हैं। जबकि बुद्धिजीवी वर्ग है उसको प्रमुखतः क्या है कि लोकतंत्र में शामिल नहीं किया जाता। बात आती है गुणों की अपेक्षा संख्या को महत्व है। हम देखते हैं कि लोकतंत्र का जो हमने पहले चर्चा की थी स्टार्टिंग में, बेसिक में, कि लोकतंत्र को क्या है कि भीड़ भी कहा जाता है। डेमोक्रेसी का आपने बात की थी, तो डेमोस और क्रेटिया, तो डेमोस का हमने बताया था कि पहले उसको भीड़ के रूप में जाना जाता था, लेकिन अगर कहा जाए तो लोकतंत्र है वो एक प्रकार से भीड़ का शासन है। यानी लोकतंत्र में बहुत अधिक लोगों को सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ एक बात स्पष्ट होती है कि गुणों की अपेक्षा संख्या को महत्व है। यहाँ व्यक्ति के गुण हैं, उसमें क्या है, उसकी जो योग्यताएं हैं वो क्या है, इसको महत्व न देके अधिक से अधिक लोगों को लोकतंत्र में सम्मिलित किया जाता है। तो इस कारण क्या है कि एक प्रकार से हम इसको कह सकते हैं कि गुणों की अपेक्षा लोगों को अधिक संख्या को इसमें महत्व दिया जाता है, न कि व्यक्ति की योग्यता को, उसके प्रशिक्षण को, उसके कौशल को, उसकी क्षमता को। यानी लोकतंत्र है वो एक प्रकार से भीड़ का शासन भी कहा जा सकता है। बात आती है बुद्धिजीवी वर्ग की भागीदारी नहीं। प्रमुख रूप से लोकतंत्र को अगर कहा जाए तो प्रमुख रूप से बुद्धिजीवी वर्ग है वो इसमें शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि सिर्फ इसमें यह माना जाता है कि सिर्फ बुद्धि के बल पे काम नहीं करवाया जाता। व्यक्ति के पास ताकत भी होनी चाहिए, व्यक्ति के पास शक्ति भी होनी चाहिए, धन भी उसके पास होना चाहिए, तो क्या है वो लोकतंत्र में कार्य कर सकता है। इसके अपेक्षा अगर सिर्फ उसमें बुद्धि है तो उसके बल पे वो काम नहीं करवा सकता। तो इस प्रकार एक जो अपना पहला पॉइंट है बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता, तो कुछ बातें इसमें स्पष्ट होती है कि बुद्धिजीवी वर्ग है इसमें महत्व नहीं दिया जाता है इसको। दूसरी बात है कि यहाँ पे बात आती है गुणों की अपेक्षा, गुणों को महत्व नहीं दिया जाता, व्यक्ति की योग्यता को महत्व नहीं दिया जाता,
व्यक्ति में प्रमुख रूप से इसमें कहा जाए तो लोकतंत्र में संख्या को महत्व दिया गया है। अधिक से अधिक लोगों को लोकतंत्र में शामिल करना, ये प्रमुखता क्या है कि गुणों को पीछे धकेल देता है। बात आती है बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता, यानी जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो प्रमुख रूप से इस प्रक्रिया में लोकतंत्र में जहां भीड़ है अधिक है, जहां व्यक्ति को महत्व नहीं दिया जाता, उसके अन्य जो गतिविधियां हैं उसको महत्व दिया जाता है। तो इस कारण बुद्धिजीवी वर्ग है प्रमुखता इसमें सम्मिलित है, कम होना चाहता है और अपने आप को इससे दूर रखने का प्रयास करता है। बात आती है लोकतांत्रिक स्वतंत्रता और समानता की धारणा गलत। हम देखते हैं कि लोकतंत्र है वो प्रमुखतः स्वतंत्रता और समानता की बात करता है, यानी लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, वर्ण, लिंग, भाषा सबके आधार पर समानता की जाती है। लेकिन प्रमुख रूप से कहा जाए तो जो लोकतांत्रिक धारणा है उसमें स्वतंत्रता और समानता की धारणा गलत है। यानी हम देखते हैं कि अभी भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं वहाँ लोगों को समानता नहीं मिल रही है, उनको स्वतंत्रता के अधिकार नहीं मिल रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहे हैं, उनको समाज में अमीरी गरीबी का उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उनको समाज से पिछड़ा हुआ माना जाता है, उनके साथ प्रमुखतः जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है। तो ये जब है तो हम कैसे कह सकते हैं कि लोकतंत्र में स्वतंत्रता और समानता है। एक प्रकार से कहा जाए तो लोकतंत्र में स्वतंत्रता और जो समानता की धारणा है वो गलत है। बात आती है व्यक्तियों को आर्थिक स्वतंत्रता और समानता नहीं। हम देखते हैं कि समाज में रहने वाले सभी व्यक्ति है, क्या वो आर्थिक रूप से समान है? क्या सबके पास अपनी जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं वो पूरी करने में सक्षम है? क्या समाज में सभी व्यक्ति आर्थिक रूप से जो स्टार्टिंग बेसिक होता है उसको पूरा करते हैं क्या? तो प्रमुख रूप से देखने को मिलती है कि जो व्यक्तियों की जो आर्थिक स्वतंत्रता है और समानता है वो प्रमुख रूप से देखने को नहीं मिलती। एक वर्ग तो इतना अधिक शक्तिशाली और धनवान है कि वो उसके पास हर प्रकार के संसाधन हैं, जबकि दूसरे वर्ग की हम बात करें तो एक दूसरा जो वर्ग है उसके पास इतने भी संसाधन नहीं है कि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। तो एक प्रकार से कहा जाए तो ये आर्थिक असमानता है प्रमुख रूप से लोकतंत्र में देखने को मिलती है। बात आती है राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता नहीं। प्रमुख रूप से राजनीति में वही लोग सम्मिलित होते हैं जो धनवान होते हैं, जो शक्तिशाली होते हैं, उनके व्यवस्था को लोकतंत्र में सम्मिलित किया गया है। यानी लोकतंत्र ऐसा शासन है जिसमें शक्ति और बल के आधार पे कुछ लोग हैं वो पद प्राप्त करते हैं, जबकि जो सीधे साधे लोग होते हैं जिनमें योग्यताएं होती है, जिनमें प्रमुख रूप से कार्य करने की क्षमता होती है, उनको प्रमुख रूप से सम्मिलित नहीं किया जाता। तो एक प्रकार से कहा जाए तो जो लोकतंत्र है वो राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता उसमें प्रमुख रूप से है वो देखने को नहीं मिलती। यहाँ प्रमुख रूप से शक्तिशाली और बलशाली को अधिक महत्व दिया जाता है। लोकतंत्र में धनवान व्यक्तियों को महत्व है, जिसके पास या जो व्यक्ति या जो वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर है, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उस वर्ग को या उस समूह को प्रमुख रूप से क्या है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में प्रमुख रूप से महत्व नहीं दिया जाता। जबकि महत्व किसको दिया जाता है? तो देखने को मिलता है कि लोकतंत्र में ऐसे लोगों को महत्व दिया जाता है, ऐसे लोगों को महत्व समझा जाता है जो प्रमुख रूप से क्या है? धनवान है, यानी आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति है, वो ही प्रमुख रूप से किस में सम्मिलित होते हैं? लोकतंत्र की व्यवस्था में सम्मिलित होते हैं। जबकि कमजोर गरीब वर्ग है वो प्रमुख रूप से लोकतंत्र में सम्मिलित नहीं हो पाते। बात आती है शक्ति व बल द्वारा शासन। हम देखते हैं कि लोकतंत्र में जो प्रमुख रूप से शासन व्यवस्था है वो किन की शासन व्यवस्था है? तो ध्यान रखना, जिनके पास धन अधिक है, जिनके पास शक्ति अधिक है, जो प्रमुख रूप से एक प्रकार से कहा जाए तो असामाजिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, वो प्रमुख रूप से क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो लोकतंत्र में प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखना कि लोकतंत्र में शक्ति और बल के द्वारा कुछ लोग हैं वो पद प्राप्त करते हैं, कुछ लोग राजनीतिक गतिविधियां हैं वो ऐसी क्रिएट करते हैं कि उनको पद मिल जाए। तो एक प्रकार से कहा जाए तो लोकतंत्र में शक्ति और बल द्वारा शासन है वो प्रमुख रूप से किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बात आती है धनिक वर्ग को अधिक महत्व देना। प्रमुख रूप से देखने को मिलता है कि राजनीति में वही लोग सक्रिय होते हैं, वही लोग शामिल होते हैं जिनके पास धन की अधिकता होती है, क्योंकि जिसके पास धन की कमी है
या जो कमजोर है वो पूर्णतः क्या है कि राजनीति में शामिल ही नहीं हो पाता, क्योंकि उसकी आवश्यकता ही पूरी नहीं हो पाती। और जब व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाएगी, वो आर्थिक रूप से कमजोर होगा, तो वो राजनीति की तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता। तो एक प्रकार से कहा जाए तो राजनीति है वो प्रमुख रूप से धनिक वर्ग को उसमें अधिक महत्व दिया जाता है, उनको सम्मिलित किया जाता है। बात आती है गरीब वर्ग को महत्व नहीं देना। राजनीति में हम देखें तो बहुत ऐसे कम व्यक्ति मिलेंगे शासन में जो गरीब परिवार से संपन्न करते हैं, या जो बैकग्राउंड है उनका वो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। तो प्रमुख रूप से कहा जाए तो गरीब लोगों का शासन है वो लोकतंत्र में नहीं है। लोकतंत्र में अगर कहा जाए तो शक्तिशाली है, जो ताकतवर है, जो धनिक है या धनवान है, उन लोगों का शासन है वो प्रमुख रूप से लोकतंत्र में शामिल किया गया है। हमने बात की अभी तक कि लोकतंत्र में प्रमुखता क्या है कि आर्थिक समानता है वो प्रमुख रूप से देखने को नहीं मिलती। इसी के साथ क्या है कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो भी क्या है कि उसकी उदासीनता है वो लोकतंत्र में देखने को मिलती है। इसी प्रकार लोकतंत्र का जो तीसरा अवगुण है, जो कमी है, जो दोष है, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आते हैं तीसरा बिंदु, लोकतंत्र के दोष का अपना कौन सा है। तो ध्यान रखना, राजनीतिक दलों का प्रभाव। हम देखते हैं कि अपने लोकतंत्र व्यवस्था के अंतर्गत एक दल न होके अनेक दल है, और अनेक दल है वो राजनीति में सक्रिय रहते हैं। अब बात आती है कि ये दल किस प्रकार से कार्य करते हैं, क्या इनका लक्ष्य होता है, क्या इनका लक्ष्य सिर्फ अपने वर्ग का ही विकास करना होता है, या ये वर्ग संपूर्ण देश की जनता के विकास से संबंधित कार्य करते हैं। तो इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो पॉइंट है अपना राजनीतिक दलों का प्रभाव, यानी राजनीतिक दल है, समूह है, वर्ग है, वो किस प्रकार से राजनीति में अपना प्रभाव डालते हैं, इनका प्रभाव रहता है। बात आती है राजनीतिक दलों का निर्माण राष्ट्रीय हित में नहीं। प्रमुख रूप से हम देखते हैं कि जो दल है वो देश के विकास में, राष्ट्र के हित में कार्य नहीं करते। तो प्रमुख रूप से बात आती है कि राजनीतिक दल जब राष्ट्रीय हित में काम नहीं करते तो फिर इनका निर्माण किस आधार पे होता है, क्यों इनका निर्माण किया जाता है, और इनके निर्माण के पीछे प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। जबकि राजनीतिक दलों का उद्देश्य प्रमुख रूप से ये होना चाहिए कि समाज में जो असमानताएं हैं, जो ऐसी गतिविधियां हैं जो नकारात्मक है, ऐसे वर्ग है जो पिछड़े हुए हैं, ऐसी समस्याएं जिससे जनता पीड़ित है, उनको दूर करने का प्रयास किया जाए। जबकि ये राजनीतिक दल है ये राष्ट्रीय हित के बारे में, देश हित के बारे में न सोच के कुछ इनकी अलग ही प्रक्रिया होती है। बात आती है दलों द्वारा अपने दल की नीतियों को महत्व देना। जब दल है वो राष्ट्रीय हित के बारे में नहीं सोचता तो फिर वो किसके बारे में सोचता है। तो ध्यान रखना, दलों द्वारा अपने दल की नीतियों को महत्व देना, यानी जो दल है जिसका निर्माण किया गया है, जिसका गठन किया गया है, उसका उद्देश्य होता है एकमात्र कि अपने दल के जो लोग हैं, अपने दल के जो सदस्य हैं, अपने दल का जो समूह है, उस समूह के हितों को पूरा करने के लिए प्रयास करना। उनको प्राप्त करने के लिए ये विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाते हैं, धरना देना, प्रदर्शन करना, रैलियां निकालना, या विभिन्न प्रकार के ज्ञापन देना। इनके माध्यम से क्या है कि अपने दल के जो हित होते हैं, जो लक्ष्य होते हैं, उनको पूरा करने का प्रयास करते हैं। बात आती है अपनी नीतियों व लक्ष्यों को प्राप्त करना। तो प्रमुख रूप से ये दो दल है, ये जो राजनीतिक दल है, ये प्रमुख रूप से जब राष्ट्र हित में काम नहीं करते तो इनका प्रमुख उद्देश्य होता है कि अपने दल में जिन लोगों को सम्मिलित किया गया है, अपने दल के जो लक्ष्य हैं, यानी किस उद्देश्य से इस दल का गठन किया गया है, अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाना, अपने समाज के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार दिलवाना, अपने समाज के लोगों को इस समस्याओं को दूर करना, अपने समाज को और अधिक विकसित करना, इनका प्रमुख रूप से उद्देश्य होता है। तो यहाँ एक प्रकार से बात स्पष्ट है कि अपनी नीतियों व लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ये जो राजनीतिक दल हैं ये प्रमुख रूप से सक्रिय रहते हैं, और इनका एकमात्र उद्देश्य होता है कि अपने लक्ष्य और उद्देश्य को हर कीमत पे, हर तरीके से प्रमुख रूप से प्राप्त करने के लिए पूर्णतः प्रयास ये करते रहते हैं। बात आती है राष्ट्र सेवा के स्थान पर धन कमाना। कुछ दल है वो प्रमुख रूप से क्या है कि उनका उद्देश्य होता है कि राष्ट्र हित के लिए तो वो कुछ हद तक काम करते हैं, लेकिन प्रमुख अगर मोटे तौर पे उनका लक्ष्य माना जाए तो वो क्या होता है,
वो राजनीतिक दल में इसलिए सम्मिलित होते हैं ताकि वो प्रमुख रूप से धन कमा सके, आर्थिक रूप से लाभ प्राप्त कर सके और अपने दबदबे के कारण है वो प्रमुख रूप से अन्य लोगों में प्रभाव डाल सके और अपने जो लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, उनको प्राप्त करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके।